हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर डी.के. जोशी एजुकेशन चैनल। आज हम हमारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं गणित के अंदर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के बारे में। तो क्षेत्रमिति के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, गणित में मेंसुरेशन के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रमिति के अंदर आकृतियों के बारे में कि कौन कौन सी आकृतियाँ होती हैं, कौन कौन सी आकृति। जैसे ज्यामिति है तो ज्यामिति के अंदर कौन कौन सी आकृतियाँ होती हैं। तो इसमें हम बात करेंगे 3 आकृतियों के बारे में, जैसे एक विमीय आकृति, द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल की बात करें तो उसमें तो कुछ ऐसा ज़्यादा खास हमको पढ़ना नहीं, क्योंकि उससे संबंधित तो सिर्फ किरण होगी, कोई रेखा होगी या रेखाखंड होगा। तो हमको आ रहा जो मेन टॉपिक है वो होगा हमारा एक विमीय आकृति और द्विविमीय आकृति। तो हम यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से आपको एक एक करके वीडियो मिलती हुई जाएंगी। तो देखिए, पहले इस पार्ट में हम बात किसकी करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक के अंदर होता क्या है। जैसे मैं बात करता हूँ द्विविमीय आकृति से स्टार्ट करते हैं हम। इसको बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशनल। इसके बाद इधर हम बात करेंगे दूसरी त्रिविमीय आकृति। इसको बोलते हैं हम 3D, 3 डायमेंशनल। ठीक है। अब हम पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 2D और 1D के अंदर कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं। तो 2D और 1D के अंदर जो आने वाली आकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी शेप्स होंगी हमारी। तो हम 1D से स्टार्ट करते हैं। तो 1D के अंदर जैसे मैं सबसे पहली बात करता हूँ, तो 1D के अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा वर्ग। क्या मिलेगा? वर्ग। अब इसको 2D क्यों कहा जाता है, इसको 2D क्यों कहा जाएगा, क्योंकि द्विविमीय आकृति क्यों है, क्योंकि ऐसी आकृतियाँ जिसकी 2 विमाएँ होती हैं, अर्थात 2 उसकी भुजाएं होती हैं, या तो लंबाई चौड़ाई हो, या चौड़ाई ऊंचाई हो, या फिर लंबाई और ऊंचाई हो। इसका मतलब जिसकी 2 आकृतियाँ हों, 2 विमाएँ हों और वह 2 अक्षों के सापेक्ष हो, उसको क्या बोलेंगे हम? द्विविमीय आकृति बोलेंगे। ठीक है। और त्रिविमीय आकृति की अगर हम बात करें तो त्रिविमीय आकृति के अंदर ऐसी आकृतियाँ जिसकी 3 विमाएँ होती हैं उनको क्या बोलेंगे हम? त्रिविमीय आकृति। अब देखिए, पहली बात है वर्ग। तो वर्ग के अंदर भुजा होती है। ठीक है। दूसरी आकृति इसके अंदर आती है आयत, जिसको बोलते हैं हम रेक्टेंगल। तीसरा आता है इसके अंदर त्रिभुज, जिसको बोलेंगे हम ट्रायंगल। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रायंगल। और चौथा, ठीक है, त्रिभुज के बाद हम बात करते हैं वृत्त, सर्किल। ठीक है। सर्किल के बाद हम बात करेंगे चतुर्भुज। सारी चीज़ें हमको पढ़नी है पार्ट बाई पार्ट। ठीक है। चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद में चतुर्भुज के बाद में बहुभुज, जिसको बोलते हैं हम पॉलीगॉन। ये सारी आकृतियाँ किसके अंदर आएंगी? हमारी द्विविमीय आकृतियों के अंदर। तो हम एक एक करके सारी आकृतियों की भुजाएं, क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि, आयतन, सारी चीज़ों को, आयतन तो इधर आएगा त्रिविमीय आकृति के अंदर, सबको पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर। देखिए, इसके अंदर त्रिविमीय आकृति, ऐसी आकृतियाँ जिसकी 3 विमाएँ होंगी, वो कौन सी आकृतियाँ कहलाएंगी? त्रिविमीय आकृति। जैसे पहली बार बात करेंगे हम घन। घन को बोलते हैं क्यूब। दूसरा होगा घनाभ, जिसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड। उसके बाद में बेलन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिलेंडर। उसके बाद में बेलन के बाद में आएगा शंकु, जिसको बोलेंगे हम कॉन। उसके बाद में आएगा शंकु के बाद में आएगा छिन्नक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रस्टम। इसके बाद में गोला, स्फेयर। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्धगोला, हेमिस्फेयर। इस तरीके से 2D और 3D जो शेप्स हैं उनका क्या है? क्लासिफिकेशन है, उनका वर्गीकरण है कि द्विविमीय आकृति कौन सी होती हैं और त्रिविमीय आकृति कौन सी होती हैं। तो ये जो चतुर्भुज लिखा है इसके अंदर सारे चतुर्भुज के प्रकार आ जाएंगे, जितने भी चतुर्भुज के प्रकार होंगे, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, जितने भी हम पढ़ेंगे वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? चतुर्भुज के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये द्विविमीय आकृति हैं और ये त्रिविमीय आकृति हैं। तो द्विविमीय आकृतियों के अंदर तो हमेशा परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा, और जो हमारे पास हैं त्रिविमीय आकृति, इसके अंदर हम
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इस तरीके से हम सारी चीज़ों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ग के बारे में, और वर्ग से मिलकर बनता है क्या, घन। तो द्विविमीय और त्रिविमीय दोनों आकृतियों को मिलाकर हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार वर्ग से घन बनता है, किस प्रकार वर्ग के फॉर्मूलों से हम जो है घन के फॉर्मूले प्राप्त करेंगे। आपको एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं अगर भूल भी जाएं तो दिमाग में आपको जो ओरिजिनल थ्योरी है वो याद रखेंगे और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद आती जाएगी। अब ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए, पहले थोड़ा सा हम वर्ग के बारे में देखते हैं कि वर्ग होता क्या है। तो देखिए, वर्ग की आकृति की बात करें हम सबसे पहले। इस तरीके से वर्ग हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि वर्ग की परिभाषाएं क्या होंगी। वर्ग की परिभाषा देख रहे थे, तो एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज क्यों बोला है मैंने इसको, क्योंकि चतुर्भुज कहते कैसे हैं, ऐसा चतुर्भुज जो ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, चार प्रतिच्छेदी रेखाओं से बंद हो, उसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। तो देखिए, इसके अंदर चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोल दिया हमने, चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी, अब देखिए परिभाषा को हम पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसकी मतलब पहले पॉइंट की बात करें हम, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, या फिर बोल सकते हैं सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, अर्थात बराबर हो। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग बोलते हैं। लेकिन इतनी सी परिभाषा हमारे पास पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि चार भुजाएं समान वाली आकृति को हम समचतुर्भुज भी कहते हैं। तो इसके बाद में देखिए, इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण हो, क्या हो, समकोण। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। अब देखिए, अब वर्ग के बारे में एक दो विशेषता और देखते हैं हम। अब देखिए, वर्ग का मैंने एक ये लाइन खींच दी, ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया, तो मैंने सम्मुख शीर्षों को मिला दिया है। क्या कर दिया है मैंने, सम्मुख शीर्षों को मिला दिया है। इसका मतलब सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो देखिए, वर्ग के जो विकर्ण हैं, इसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। ये भी इसकी एक विशेषता हो गई। तो वर्ग के क्या होता है, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर ये विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है तो उस तरीके से वो विकर्ण भी 10 सेंटीमीटर का होगा। अब बात करते हैं हम चौथा, वर्ग के विकर्ण बराबर हैं। तो वर्ग के जो विकर्ण हैं वो समद्विभाजित करते हैं, और समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन समद्विभाजित कहाँ करते हैं, समकोण पर, समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। इसका मतलब देखिए, ये विकर्ण इस विकर्ण को काट रहा है, इसका मतलब ये इनके बीच में जो बनने वाला ये कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्या कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। चारों कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि विकर्ण वर्ग के जो है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण है किस पर समद्विभाजित करेंगे, समकोण पर। मतलब जिस जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उस जगह पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अगर देखें हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो उसके डायगोनल हो वो क्या हो, बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, और उसके जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करें, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखिए सांकेतिक रूप में व्यक्त करते हैं किस तरीके से। तो मैंने बोला है कि चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के, बी सी किसके बराबर है, सी डी के, और सी डी किसके बराबर हो गई, ए डी के। तो ये वाली भुजा इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। अर्थात अगर इस भुजा का नाम ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये वाली भुजा भी क्या होगी, ए होने वाली है। ठीक है, तो चारों भुजाएं हमारी इस तरीके से हो गई। अब देखिए, विकर्ण बराबर होने का मतलब क्या हुआ, तो विकर्ण बराबर होने का मतलब पूरे पूरे विकर्ण बराबर हैं। इसका मतलब समझिए, ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट की बात करते हैं, वो क्या समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला लाइन जो है, देखिए ओ ए किसके बराबर होगा, ओ सी के,
और ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डी के, मतलब दोनों के बराबर बराबर हिस्से हो जाएंगे। यहाँ से ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा और यहाँ से ये वाला हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे वर्ग की सारी विशेषताएं हो जाती है। ये तो हुई ज्यामिति से संबंधित विशेषताएं। अब हम बात करेंगे इसकी मेंसुरेशन की विशेषताएं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले हमने इसकी भुजा को मान लिया है ए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विविमीय आकृतियों के अंदर सबसे पहले आता है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप की अगर हम परिभाषा लें तो किसी भी द्विविमीय आकृति के अंदर समस्त भुजाओं का योग, उसकी समस्त मापों का योग, उसकी समस्त विमाओं का जो योग होता है उसको क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अब देखिए इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला बनाते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको पेरीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसकी कितनी भुजाएं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, 4 भुजाएं हैं। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, हो गया कि नहीं। और 4 भुजाओं की जो लंबाई है वो समान है, क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना ए हो गया, 4a हो गया। तो अर्थात 4a और a क्या है, भुजा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, 4 गुणा भुजा, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई साइड। तो आयत, ये जो वर्ग है, वर्ग के परिमाप का सूत्र हमें क्या प्राप्त होता है, 4 गुणा भुजा। इस तरीके से हम आगे बात करते हैं परिमाप के बाद में हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है, कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। और परिमाप में हम बात करते हैं भुजाओं की बात, परिमाप के अंदर आती है हमेशा कोई भी बाउंड्री की बात करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, परिमाप के अंदर। और क्षेत्रफल कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की बात करें हम, क्षेत्रफल के अंदर जो उसकी विमाएं होती है, विमाओं को दोनों को गुणा कर दिया जाता है। इसका मतलब मैं बात करूं, कोई भी 2 भुजा ले लीजिए, तो दोनों भुजाओं के इसके अंदर 4 भुजाएं हमारे पास समान है, तो हम बोलेंगे भुजा गुणा भुजा। इसको भुजा गुणा भुजा बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, और या फिर हम बोल सकते हैं ए का स्क्वायर। तो ये सारे सूत्र किसके हो गए, क्षेत्रफल के हो गए। अब इसके बाद में इसके अंदर एक सूत्र और बनता है छोटा सा, जैसे देखिए आप, मैंने ये वर्ग बनाया था, इसका नाम दिया मैंने ए बी सी डी, ये मैंने इसके अंदर एक विकर्ण बनाया। तो मान लो वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो ये भुजा कितनी थी हमारे पास, ए थी, ये भुजा कितनी थी हमारे पास, ए थी, और इस भुजा का मान हमको निकालना है, ए सी का मान हमको निकालना है। तो आपको पता है कि वर्ग के प्रत्येक जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए तो ये एक त्रिभुज बन जाता है हमारे पास ए बी सी। ये कैसा त्रिभुज होगा, 90 डिग्री का त्रिभुज, मतलब समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। इस वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर कहते हैं, और इस वाली भुजा को कहते हैं हम आधार। क्या कहते हैं इसको हम, आधार, मतलब बेस कहते हैं इसको, बेस हो गया। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हमारे पास हाइपोटेनस हो जाता है। इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज के जहाँ समकोण त्रिभुज दिख जाता है वहाँ पे लग जाती है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज के अंदर कर्ण का जो वर्ग है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, वो बेस का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। कि किसी त्रिभुज की जो कर्ण का वर्ग है वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के स्क्वायर बराबर होता है। अब देखिए कर्ण क्या है हमारे पास, हम निकाल रहे हैं विकर्ण। क्या निकालना है, वर्ग का विकर्ण। इसकी बात करें हम, देखिए तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। चलो मैं आपको इधर पूरी तरीके से सॉल्व करके बता देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए विकर्ण की बात कर रहे हैं हम, विकर्ण की जब हम बात करते हैं तो देखिए तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस तरीके से सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय लगी है यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। हो सकता है इसमें से आपने बहुत सारी चीज़ अब तक पढ़ ली हूँ, लेकिन आने वाला जो टॉपिक है घन, उसको हम इससे सारा कांटेक्ट करके पढ़ाएंगे, उसको हम इससे सारा कनेक्ट करके पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। अब कर्ण की वर्ग की बात करें तो देखिए कर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर प्लस लंब क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो कर्ण की बात कर रहे हैं हम, ए सी का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ए सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो ए सी का स्क्वायर हो गया। लेकिन ए बी की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, ए, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस तरीके से बी सी की वैल्यू कितनी है, ए, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर
एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर मिलके हो जाते हैं कितने, 2a²। कितना ए स्क्वायर हो गया, ये 2a² हो गया। अब जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, √2a² लग गया। अब देखिए AC इज इक्वल टू √2 हो गया। स्क्वायर से जब हम a को बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, ओनली a। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया है विकर्ण का कि AC बराबर √2 है। इसका मतलब विकर्ण का फॉर्मूला हो गया। और 2 क्या है हमारे पास, साइड है, 2 क्या हमारी भुजा है। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला निकल के आ जाता है हमारे पास √2 मल्टीप्लाई भुजा, इट मीन्स साइड। तो इस तरीके से देखिए हमारे पूरे वर्ग की जो सारी जो क्षेत्रफल है, विकर्ण है, आयत, परिमाप है, भुजाएं हैं, सारी हमने वर्ग से संबंधित सारी विशेषता ही एक साथ देख ली हैं। अब वर्ग को अगर हम समझ गए अच्छी तरीके से तो घन तो ऑटोमेटिक में समझने आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम इससे कनेक्ट करके घन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए घन की बात करते हैं। इसको मैंने इसलिए साफ नहीं किया क्योंकि इससे सारी कनेक्ट करते हुए चीज़ हम वहाँ चलेंगे। तो घन की अगर हम बात करें तो घन जो है वर्ग से मिलकर बनता है। पहली बात तो जो है घन वो किससे मिलकर बनेगा, वर्ग से मिलकर बनेगा। तो घन जो है कितने वर्गों से मिलकर बनेगा, 6 वर्गों से मिलकर। कितने स्क्वायर से मिलकर बनेगा, 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर कौन बनेगा, 6 स्क्वायर से मिलके हमको घन बनने वाला है। अब देखेंगे हम किस तरीके से स्क्वायर से मिलके घन बनने वाला है। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले घन की आकृति बनाने वाला हूँ। ये मेरे पास एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, इसको बोलते हैं हम घन। सर आपने तो 2 ही वर्ग बनाए, आप तो बोल रहे थे कि 6 वर्ग होने चाहिए। मैं आपको 6 वर्ग ही इसमें गिना के बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी साइड दे दीजिए, ये a हो गया, सामने वाली साइड भी भुजा हो गई a, क्योंकि वर्ग की सारी भुजा a होती है। ये a हो गई, इसके सामने वाली भुजा ये भी a हो जाएगी। ये वाली भुजा a हो गई तो इसके सामने वाली भुजा ये भी a हो जाएगी। ये वाली भुजा a हो गई तो इसके सामने वाली भुजा ये भी a हो जाएगी। अब देखिए इसके सामने वाली भुजा ये वाली a हो जाएगी। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा ये a हो गई और ये भी a और ये भी, ये तो ऑटोमेटिक आ चुका है, ये वाली a हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सारी भुजाएं हो चुकी हैं। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें कहाँ पर तो 6 वर्ग हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर 6 वर्ग काउंट करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग तो मेरे पास ये है, नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक वर्ग ही होगा। इसके जस्ट अपोजिट देखिए आप, दूसरा वर्ग हमारे पास ये हो जाता है, 2 वर्ग। ठीक है, एक इधर 3 वर्ग, एक इधर 4 वर्ग। 4 तो आपको आसानी से दिख गए, एक आपको बीचों बीच दिख रहा है 5, और एक इसके जस्ट पीछे होगा, कितने हुए 6। तो सर हमको छठा वर्ग नहीं दिख रहा है। तो आप एक चीज़ सोचिए, कोई भी वस्तु किसी सतह पर रखी होगी तो वो सतह तो दिखाई देने वाली है नहीं। तो इस तरीके से इसमें कितनी वर्ग कितनी सतह होने वाली है, 6। तो आप सबसे पहले देखिए, मैं लिख रहा हूँ कि इसके अंदर जिनको बोलते हैं हम सतह, फलक, पृष्ठ या सरफेस, कितनी होंगी इसके अंदर, 6 होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ काउंट करवाने वाला हूँ। तो कितनी सरफेस हो गई, 6 सरफेस हो गई 6। सरफेस के बाद में हम बात करते हैं किनारा, मतलब एज। किनारे कितने होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वर्गों से मिलकर बना है, 6 वर्ग हो चुके हैं। किनारे होते हैं इसके अंदर, देखिए किनारे अगर हम काउंट करें तो किनारे होते हैं हमारे पास कितने, इसके 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं इसके हमारे पास, 12। उसके बाद में आते हैं शीर्ष, जिसको बोले हम कोने, बोलते हैं वर्टेक्स। वो कितने होते हैं हमारे पास, 6। सॉरी, वो कितने होते हैं हमारे पास, 8। कितने कोने होते हैं, 8। अब मैं आपको सारी चीज़ प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि किस तरीके से होते हैं। देखिए मेरे पास एक ये साबुन है, आपको साबुन दिख रहा है, नहाने का नहीं, ये कपड़ा धोने का साबुन है। तो देखिए इस साबुन के अंदर आप सतह गिनिए, इस कितनी वर्गों से मिलके बना है। हो सकता है थोड़ा बहुत ये वर्गाकार ना होकर आयताकार हो सकता है, लेकिन आपको मान के चलना है कि सारी जो सतह हैं वो वर्ग हैं। तो देखिए आपको सबसे पहली सतह दिख रही है ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली दिख रही है, 1 वर्ग हो गया। इसके जस्ट नीचे वाली कितनी हो गई, 2 वर्ग हो गए कि नहीं, 1 और 2 वर्ग हो गए। इस तरीके देखिए मेरी ये वाली फिंगर है, इधर 3 वर्ग,
इसके बाद में ये वाली फिंगर कितने हो गए, 4 वर्ग। कितने वर्ग हो गए, 4 वर्ग। ये आपको दिख रही है सामने वाली सतह जिस पर इस साबुन का नाम लिखा हुआ है, तो कितने हो गए, 5, 5वीं सतह। और एक सतह हुई इसके जस्ट पीछे, देखिए ये वाली, तो कितनी सतह हुई टोटल, 6। तो कितने वर्गों से मिलकर बना हुआ है, ये 6 वर्गों से मिलकर बना हुआ है। कौन, घन। ये साबुन भी किससे मिलकर बना हुआ है, 6 सतहों से मिलकर बना हुआ है हमारे पास घन। अब हम बात करते हैं किनारों की। तो 2 सतहों को जोड़ने वाली जो सतह है, जो कोना है, वो जो 2 सतहों को जोड़ने वाली, देखिए जैसे कि ये एक सतह है और एक ऊपर वाली सतह है, दोनों सतहों को जोड़ने वाली लाइन कौन सी है, ये रही एक लाइन। तो ऐसी कितनी लाइन होंगी, 1, 2, 3 और 4 हो गई ऊपर। अब नीचे आ जाइए आप, 5, 6, 7 और 8, कितनी लाइन हो गई, 8 हो गई। इनको बोलते हैं किनारे। एक देखिए 9, 10 और 11, इधर से 11 और 12, तो टोटल कितने किनारे हुए हमारे पास, 12 किनारे हो गए। अब बात करें सतह की, बात कर ली हमने, सतह 6 हो गई, किनारे हमारे पास 12 हो गए। अब सीड्स की बात करें, सीड्स का मतलब कोने, तो देखिए 1 ऊपर वाला कोना, 2, 3, 4 और ऐसे ही 5, 6, 7, 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोने हैं वो कितने होते हैं, 8। अब आप जहाँ भी, जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप किसी ना किसी जगह पर बैठे होंगे। देखिए आप अपने कमरे में या हॉल में अगर बैठे हैं तो उसको मान लीजिए कि सारी सतह उसकी क्या है, स्क्वायर के रूप में है, वर्ग के रूप में है। तो वहाँ पर गिनना स्टार्ट कीजिए आप कितनी दीवार हैं आपके कमरे के अंदर। तो आपको देखेंगे एक तो जिस दीवार पर आप बैठे हुए हैं, मतलब ज़मीन पर, एक उसके जस्ट ऊपर छत, 2, एक आपके सामने वाली, एक आपके पीछे वाली, कितनी हो गई, 4, एक आपके लेफ्ट हैंड पे, एक आपके राइट हैंड पे। तो कितनी सरफेस हो जाएंगी हमारे पास, 6 सरफेस हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए 6 सरफेस होने के बाद में ये हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं हम इसके अंदर कुछ, जैसे आयत, इसके अंदर क्षेत्रफल निकालेंगे हम और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकालेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिविमीय आकृतियों में पहले तो परिमाप नहीं निकाला जाता है। क्या नहीं निकाला जाता है, परिमाप नहीं निकाला जाएगा। तो क्या निकाला जाएगा सर, क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 6 दीवारों का क्षेत्र। संपूर्ण में कितनी दीवारें आ गई, 6 दीवारें। संपूर्ण को क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, बात करें हम TSA, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, तो कितनी दीवारों से मिलकर बना हुआ है, 6 से। तो हम 6 दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे कि नहीं, और 6 दीवारें कैसी हैं हमारे पास, वर्गाकार हैं। तो कितनी दीवारें हुई, 6 दीवार हुई वर्गाकार। तो मुझे बताइए आप, एक वर्ग की दीवार का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर होता है कि नहीं। कितनी दीवार है हमारे पास, तो पहली मान लीजिए इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, a स्क्वायर। सामने वाले का भी क्या होगा, a स्क्वायर। तीसरे वाले का क्या होगा, a स्क्वायर। चौथे वाले का क्या होगा, a स्क्वायर। पांचवें वाले का क्या होगा, a स्क्वायर। और छठे वाले का भी क्या होगा, a स्क्वायर, क्योंकि सारी भुजाएं समान है कि नहीं, और सारी सतह भी समान है, सारे वर्ग हैं एक ही भुजा वाले। जो देखिए कितने स्क्वायर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने a स्क्वायर होगा, ये 6 a स्क्वायर होगा। इसका मतलब 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें प्राप्त हो चुका है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, अगर वर्ग 1 है तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 6a स्क्वायर। तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा, 6a स्क्वायर होगा कि नहीं। एक वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, तो 6 वर्गों का कितना होगा, कितने से गुणा कर देंगे उसको, 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से कितनी दीवारों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया, 6 दीवारों का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल आएगा काम कहाँ पे, तो आपसे कहा जाएगा कि कोई घनाकार कमरा है, उसकी दीवारों पर पुताई, या किसी उस जो कोई भी घनाकार बॉक्स है, वो बॉक्स के लिए धातु की सीट उपलब्ध है। तो बताइए कितने सीट से मिलकर वो बॉक्स बना होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आएगी इसके बाद में, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका दूसरा नाम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको लेटरल सरफेस एरिया, या कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं इसको, LSA या TSA, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कितनी दीवार होने वाली हैं। इसके अंदर जब भी बात करें तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर हमको 4 दीवारें काउंट करनी है। कितनी दीवारें काउंट करनी है, 4 दीवारें। तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल,
4 घनाकार दीवारों का क्षेत्रफल। तो सारी चीज़ में कुल मिला कितनी हो गई 1। अब आप मुझे बताइए जब 6 दीवारों का कितना है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 4 दीवार का कितना होगा, बहुत ही सरल है, 4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या बोल देंगे हम, 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर को गुणा करते जाओ, इतने से भी करना है हमको, 6 भुजाओं को चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं तो 5 दीवारों का कितना होगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको बोला गया कोई घनाकार कमरा है, हालांकि कमरा जो है ज़्यादातर घनावाकार होते हैं, लेकिन कोई बोला गया कि घनाकार कमरा है, कोई बॉक्स है, उसकी 5 दीवारों पर हमको पुताई करनी है, उसकी 5 दीवारें बनानी है, 6 दीवारें नहीं बनानी है, या फिर उसका ढक्कन नहीं है, या उसकी छत नहीं है, कुछ इस तरीके से पूछ लिया गया। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या होगा, घन की 5 दीवारों का क्षेत्रफल। जब 6 का 6 ए स्क्वायर है, 4 का 4 ए स्क्वायर है, तो 5 का क्या होगा, आप खुद समझ सकते हो इस बात को, 5 गुणा ए स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होने वाला है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो घन के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, एल ए से हो, टी ए से हो, सी ए से हो, और 5 दीवारों का क्षेत्रफल हो, हमने सिर्फ क्षेत्रफल के सूत्र निकाल लिए। अब हम बात करते हैं चौथा, आयतन की, घन का आयतन। अब आयतन के अंदर हम बात करें तो आयतन होता क्या है। सबसे पहले हमने क्षेत्रफल परिमाप पढ़ा, फिर क्षेत्रफल पढ़ा। अब आयतन की बात करें तो किसी भी वस्तु के अंदर जितना सामान भरा जा सके, जितनी वस्तु उसके अंदर डाली जा सके, उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर आयतन बोलते हैं। अब आयतन के लिए आपको मैं सूत्र बताता हूं कि किसी भी उसके क्षेत्रफल को उसकी तीसरी जो विमा है उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई का फॉर्मूला याद रखो और आपके पास सभी आकृतियों के क्षेत्रफल आ जाएंगे। घन का भी निकल के आ जाएगा, घनाभ का भी आएगा, बेलन का भी निकाल के बताऊंगा, सारे क्षेत्रफल यहीं से निकाल के बताऊंगा। अब देखिए घन का क्षेत्रफल क्या था कि सर भुजा गुणा भुजा, क्या था घन का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा। और घन की ऊंचाई क्या है, देखिए ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई। तो क्या है ऊंचाई भी यही है हमारे पास, ऊंचाई भी क्या है, मतलब भुजा ही है। तो ऊंचाई भी क्या है, भुजा ही है। भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर हो गया, मतलब किस क्या हो गया, 1 क्यूब हो गया। भुजा की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। तो क्या हो गया, घन का आयतन कितना हुआ, क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, भुजा क्यू कितना हो गया, भुजा की पावर 3। तो भुजा गुणा भुजा करेंगे तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, हमारे पास घन का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब लास्ट देखिए हमने पढ़ा, अब क्या इधर क्या पढ़ा था हमने, वर्ग का विकर्ण। इधर क्या पढ़ेंगे हम, घन का विकर्ण। तो ध्यान से देखिए, जब हम वर्ग का विकर्ण पढ़ रहे थे, हमने वर्ग के विकर्ण के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी। तो विकर्ण के फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया था कि नहीं। अब जब घन है, जब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ आ रही हैं जो कि समान है, भुजा गुणा भुजा है, तो तीसरी भी क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी कि नहीं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा √3 इंटू भुजा। क्या बनेगा, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला √3 इंटू भुजा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, √3 गुना भुजा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा है वर्ग और घन। तो देखिए हमने वर्ग के सारे सूत्र पढ़ लिए हैं, परिमाप का, क्षेत्रफल का, विकर्ण का, वर्ग की सारी विशेषताएं पढ़ी हैं। फिर इसके बाद हमने घन की सारी विशेषताएं पढ़ी हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है। तो यहाँ से देखिए वर्ग और घन से रिलेटेड हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और आपको आशा है कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मैं साइड में हट गया हूँ थोड़ी देर के लिए, आप सारा यहाँ से स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। अब हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम बात करेंगे इसी तरीके से कंपेयर करते हुए इसके सेकंड पार्ट की वीडियो की। इसके अंदर होगा वर्ग की जगह तो हमारा यहाँ पे पढ़ेंगे हम आयत रेक्टेंगल, इसके अंदर पढ़ेंगे हम घन की जगह घनाभ क्यूबॉइड। सेम मिलती जुलती हुई चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, और थोड़ा सा डिफरेंस के बाद में ही हम सारी चीज़ें सीखते हुए चले जाएंगे। अब देखिए आपको अगर वीडियो पसंद आई है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, आयत और घन के साथ। थैंक यू वेरी मच।